कुदरती तौर पे स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में 8.5 करोड़ दरख्त जो हैं वो जंगली जैतून के मौजूद हैं। उसके बाद सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि कुदरत ने इसको पैक करके हमें नहीं दे दिया। थैंक यू सो मच। आपने जो बुनियादी तौर पे आज का सेशन जो है वो कंडक्ट किया है, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा अपना जो है ना वो एक ओवरव्यू ये देना चाहूँगा कि हमारे इस ओवरऑल सिस्टम के अंदर जिन अनासिर की आपने निशानदेही की है, खुसूसी तौर पे एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और इसी तरह से जो बाकी सेक्टर्स हैं, उन सब को जब आप ओवरऑल मिला के देखते हैं तो प्रॉब्लम सारी ये आती है कि इन सब को जेल करने के लिए हमें कोई सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं जो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बेस करती हैं। एकेडमिया का जो फुकदान है वो सबके सामने है। तबाही एक दिन में तो नहीं आती है, बरसों लगते हैं उसको आने में। और जो सिलसिला है एकेडमिया की तबाही का वो मेरा ख़्याल है कि ज़बान ज़द-ए-आम है। बाकी रही बात हमारे इंडस्ट्रीज़ की, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है। नतीजा ये है कि वो चीज़ें एक पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर सिरे से नज़र ही नहीं आ रही हैं। डॉक्टर फैयाज़ साहब जो हैं, मैं इस बात के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने एक जेल का काम किया है जिसमें आपको भी फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोगों तक भी ये पहुँच रहे हैं, एकेडमिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मीडिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्री को भी पकड़ के ला रहे हैं। उसूली तौर पे काम इनका थोड़ी है, लेकिन इस तबाही के पीछे ठीक है जो भी कुछ हुआ, अब ये पॉइंट आ चुका है कि हम सबको मिलके कुछ ना कुछ करना है। तो यकीनी तौर पे ये वो बुनियादी चीज़ है जिसको सामने रखते हुए अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितना हमें एक मायूसी का आलम नज़र आता है, उस मायूसी के आलम में कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण भी हमें नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसको लेके जो है वो आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। और यकीनी तौर पे मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मुझे भी सच्ची बात यह है कि जैतून के बारे में ज़रा भी मालूमात नहीं थी। हालांकि मेरा अपना पीएचडी का टॉपिक ऑयल एंड फैट पे रहा है, मेरी अपनी यानी स्टडीज़ ऑयल एंड फैट की हैं। मलेशिया के अंदर जो है वो पूरी ट्रेनिंग जो है पाम ऑयल के ऊपर जो है वो मैं करके आया, इंक्लूडिंग कि अब जो मेरी एक तरह से कहने कि मैं रिसर्च करवा रहा हूँ, मैं मेरी जो टीचिंग है उसका पार्ट जो है वो उसका ऑयल एंड फैट के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन मुझे सिरे से ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जैतून भी कोई चीज़ है। अच्छा, अब इसका अंदाज़ा लगाएं कि जब हमें नहीं मालूम, हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आम लोगों को क्या पता होगा। और उसका सबसे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट ये आता है कि हम अपनी रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कर रहे होते हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हम उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं या किसी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल यस एग्जैक्टली, हम उसको एग्जैक्टली इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, क्योंकि मेरी तरक्की का राज सिर्फ ये होगा कि मैं कितने रिसर्च पेपर छाप सकता हूँ, कितनी बुक लिख सकता हूँ, उसका मेरे इस ओवरऑल सिस्टम में क्या इम्पैक्ट है, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हम इंटरलिंक्ड ही नहीं है। मेरा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं बनता, मेरा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक इस लिहाज से नहीं बनता। तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जहाँ पे फिर मैं एक तरह से कह लें खुदगर्ज बन जाता हूँ कि ठीक है जी, मुझे रिसर्च करनी है, मैं करूँगा, पेपर छापूँगा जिससे मेरा इम्पैक्ट बढ़ेगा, काफ़ी है। ओवरऑल सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट नज़र आता है ये मेरा काम नहीं है। तो हमने बेसिकली इस सिस्टम के अंदर इंटरलिंकिंग के ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है। इम्पैक्ट फैक्टर और इम्पैक्ट ये दो अलग चीज़ें हो गई हैं। दुनिया भर का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ का इम्पैक्ट फैक्टर इम्पैक्ट से चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। आप पूरी पाकिस्तान की 200 यूनिवर्सिटीज़ का अगर सर्वे करें और इनसे ये मालूम करें कि आपके जितने भी इम्पैक्ट फैक्टर हैं, 2000 अगर इम्पैक्ट फैक्टर भी है, तो आपका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है। सोसाइटी इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि जब सोसाइटी इम्पैक्ट नहीं है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है जैतून के हवाले से, तो मैं अपने ज़रा जो हैबिट्स हैं उसके हवाले से डिस्कस कर लूँ ताकि हमें कुछ थोड़ा सा समझ में आए कि हम बाय नेशन क्या खा रहे हैं, हमारा जो है वो ओवरऑल सिस्टम क्या है। देन विल मूव फॉर द डिफरेंट वैल्यू एडिशन ऑफ द ऑलिव। हमारा ओवरऑल सिस्टम ये है कि हम बुनियादी तौर पे एक
तेल खाने या घी खाने वाली कौम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक साल में कोई एक शख्स 24 किलो तेल खा जाता हो। पाकिस्तान में खाया जा रहा है। जी। उसके मुकाबले में आप यूरोप में उठा के देखें तो एक साल में एक बंदा 4 से 5 किलो तेल इस्तेमाल करता है, तेल या घी जो भी आप कह लें। और ये मेरा ख्याल है कि हम सब की नॉलेज में है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 5 अगर लोगों की कुंबा है, फैमिली है, उसका ग्रॉसरी का अगर आप नॉर्मली उठा के देखें तो 5 लीटर जो है ना वो तेल आता है। अच्छा, 5 लीटर तेल का मतलब क्या हुआ? फी बंदा 1 लीटर, और अगर आप उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 12 लीटर। ये तो हम सब की कंजम्पशन हो गई। अच्छा, अब ज़रा आ जाइए, जितना हम घर में खाते हैं उतना ही हम बाहर से खाते हैं। मिसाल के तौर पे पराठे हो गए, निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, जो भी चीज़ें हैं, तो ये ओवरऑल मिला के हमारे पास 12 और 12 24 लीटर। और हमारी इकोनॉमी भी यही बता रही है, जितना हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, मेजर पाम ऑयल का पोर्शन है, 75% हम जो है वो पाम ऑयल बेस्ड इस वक्त कंट्री बन चुके हैं। अच्छा, अब नतीजा क्या निकल रहा है कि हम एक तरफ तो इतना तेल खा के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। आप कॉमन सी चीज़ देखें, हमारे यहाँ निहारी में जब तक 1 इंच की तरी ना हो ना तो उसको निहारी नहीं माना जाता। जी जी, कौरमे के अंदर भी कौरमे भी यही स्टाइल है। फिर आप बिरयानी को देख उससे लें, कम जो है वो 1 इंच से कम तो गरीब होता है। अच्छा, अब आप ज़रा आ जाइए, हमारा सादा तरीन खाना जो है वो हम उसको कहते हैं जी खिचड़ी खा लो अगर तबीयत ख़राब भी हो। उसमें भी जब तक हम तड़का ना लगा लें, या दाल सबसे गरीब परवर खाना कहा जाता है, तो उसमें भी तड़का ना लगे तो हम उसको खाना नहीं मानते। तो बुनियादी तौर पे तो हम तेल खाने वाली कौम है, और हमारा उसका एक इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है हेल्थ के ऊपर। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वी कैन रिड्यूस आवर बर्डन ऑफ इकोनॉमी टू द 50%। हम ये नहीं कहते कि आप ऑयल ना खाएं, घी ना खाएं, लेकिन हम अपने खानों में शायद किसी ना किसी हद तक, मिसाल के तौर पे अगर हमारे घर में 5 लीटर तेल आ रहा है तो हम 4 लीटर पे ले आएँ तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बस वो 1 इंच की तरी ज़रा हो सकता है 1.25 इंच की रह जाए, इससे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने 25% रिडक्शन की तो इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ खाने के तेल का इंपोर्ट बिल जो है ना वो 4 साढ़े 4 अरब डॉलर है। 25% रिडक्शन 4 अरब डॉलर पे लगाएं तो सीधा सीधा 3 अरब डॉलर आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमी में अपना ऑयल का पार्ट देखें तो सिलसिला इस वक्त ये हुआ है कि दुनिया में तेल निकालने के या तेल हासिल करने के, एडिबल ऑयल हासिल करने के दो बड़े मारूफ ज़राए हैं। एक होती है कल्टीवेशन ऑफ द सीड्स, लाइक सोयाबीन हैं या और बाकी चीज़ें हैं, पाम हैं, सरसों हैं, कनोला है। दूसरा जो है वो एक पार्ट नॉन कन्वेंशनल टाइप का है, जो आमतौर पे फ्रूट से जो है वो ऑयल लिया जाता है। मिसाल के तौर पे ऑलिव है, एवोकाडो है। हमारे इस पूरे रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर, फ्रूट ऑयल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक एवोकाडो, ऑलिव। और क्यों नहीं है, इसका एक मेरा ख्याल है कि ये देखा जाना चाहिए कि हम ना उसके यूज़र हैं। साउथ में कोकोनट का कोकोनट है, लेकिन कोकोनट एक सीड के तौर पे आ जाता है। हम बात कर रहे हैं फ्रूट की, कि जिसके पल्प में से ऑयल निकलता है, एवोकाडो एंड ऑलिव। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों किस्म के ऑयल बड़े हेल्दी ऑयल कहलाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल यही है। चीपेस्ट ऑयल आमतौर पे सीड बेस्ड ऑयल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में गंदम और चावल, उसके बाद कुछ इतना बड़ा कमोडिटी बचती नहीं है कि जिसको आप लगा के और पूरी कौम को वो खिला सकें। उसमें स्पेशली अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो ठीक है, ग्रो हो रहा है 5-6-8%, या कनोला की बात करें या सरसों की बात करें, पाकिस्तान की ओवरऑल जो इट्सल्फ अपनी यानी जो प्रोडक्शन है फॉर कंजम्पशन वो 10-12%, 13% से ऊपर की नहीं है। ऑयल सीड की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान का 75% से ऊपर का एक इम्पोर्ट बिल आपका सिर्फ पाम ऑयल पे बेस कर रहा है। बाकी फिर हम सोयाबीन मंगवाते हैं, बाकी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ये तो हमारी एक ओवरऑल इकॉनमी का पार्ट है। अब आप दूसरी तरफ देखें, कुदरत ने एक ऐसा शाहकार हमारे इस पूरे रीजन को दिया, पाकिस्तान को दिया, कि उसके बाद सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि कुदरत ने इसको पैक करके हमें नहीं दे दिया बॉटल्स के अंदर। कुदरती तौर पे स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में 8.5 करोड़ दरख्त जो हैं वो जंगली जैतून के मौजूद हैं। अच्छा, जंगली आमतौर पे जो है वो वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, होती वही स्पीशी है, ये खुदरो है। और अमूमी तौर पे जो अडॉप्ट कर जाता है उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो भी चीज़ जंगली हालत में होगी वो आमतौर पे ज़्यादा ताकतवर होगी, उसकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी, बीमारियों से बचाने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी। एग्जैक्टली इस वाइल्ड ऑलिव का भी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है। सेम इससे मिलते जुलते ऑलिव
मराकश में इसीलिए इसका जो मौजूद ऑयल है। है वो गालिबन 3 या 4 गुना ज़्यादा महंगा बिकता दुनिया भर में महंगा बिकता है। मराकश का फॉर एग्जांपल मोरक्को गोल्ड की एग्जांपल लें, दिस इज 3-4 टाइम्स एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वैरायटी ऑफ द ऑलिव। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, अब 8.5 करोड़ दरख्तों की अगर हम एक इम्पैक्ट निकालते हैं तो अमूमी तौर पे 10 से 12% तेल जो है वाइल्ड ऑलिव में से निकल आता है। 5 करोड़ दरख्तों में से 5% के हिसाब से हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें, सीधा सीधा 25,000 करोड़ लीटर जो है ना, हर साल आपके यहाँ ज़ाया हो रहा होता है। 1% तेल नहीं निकाला जाता इसमें से। चले मैं मानता हूँ कि जी कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, तो पिछले 75 सालों के अंदर हमने क्या किया? हम ये रोते रहे कि जी ऑयल हमारे पास नहीं है, इंपोर्ट करा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। जो मशीनें इस वक्त लगी हुई हैं तेल निकालने के लिए, उन कन्वेंशनल मशीनों के ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन जा सकता था, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी एक्सपेंसिव मशीनों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अभी भी तो निकल रहा है ना, कौन सी बहुत बड़ी एक्सपेंसिव मशीनें जो है वो इसके लिए लगाई जा रही हैं। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि चलें ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त जो अवेयरनेस का मसला है वो ये है कि ऑलिव ऑयल निकलने के बाद हम उस टेस्ट को अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल किया जाता है तेल, वो तेल होता है फुली रिफाइंड। रिफाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सिरे से कोई भी एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, फिनोलेक्स, फ्लेवोनॉइड्स या जो आपको हेल्दी कोई एक्टिविटी दे सके। उसके बनिस्बत ऑलिव ऑयल में नेचुरली कुदरत ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि जिसके अंदर हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने के लिए जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स हैं वो तेल में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब मिसगाइड कैसे होते हैं? मिसगाइड ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ के बताने वाले हैं, अमूमी तौर पे एकेडमिशियंस हैं, वो ये कहते हैं जी अगर आपने ऑलिव ऑयल को गर्म कर लिया तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ना, यही बताया जाता है। मिथ है। जी जी। अब प्रॉब्लम ये है कि उस मिथ को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। मेडिटेरियन पूरे रीजन के अंदर जो ऑलिव के आज के यूज़र नहीं हैं, उनके अब तो खाना पकाना, उनको लगाना, जिसको मालिश हम कह रहे होते हैं, सारी चीज़ें वही हैं, कॉस्मेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम सारा ये है कि आप उस ऑलिव ऑयल को अगर गर्म करते हैं तो कुदरत ने उसमें स्टेबिलिटी रखी है कि अमूमन खाने का जो पकाने का जो टेम्परेचर है, फ्राइंग का भी जो टेम्परेचर है, दिस इज़ 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना ऑलिव ऑयल का कुछ नहीं बिगड़ता। उसके फिनॉल्स भी बहुत हद तक महफूज रहते हैं, थोड़े बहुत ख़त्म भी हो जाएं उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलिव की अपनी जो नेचर है ना इटसेल्फ, वो एक बड़ी ज़बरदस्त नेचर है। जो उसकी कॉम्पोजिशन है, जो उसमें ऑलिक एसिड, लाइनोलीक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, ये इतने कॉम्पोजिशन के अंदर बंद हैं कि शायद किसी और ऑयल के अंदर आपको ऐसा ना मिले। देखने में ऐसा लगता है कि शायद अगर आपने इसको गर्म किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पानी का फार्मूला होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो अगर आप फार्मूले को देखें तो लगेगा हाइड्रोजन आग पकड़ेगा, ऑक्सीजन जो है ना वो उसको हेल्प आउट करेगा जलने में, लेकिन आप उसी पानी को जब आप जलती हुई आग पर डालें तो बुझ जाती है। फार्मूले के हिसाब से दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि आग लगा दें। तो ऑलिव की भी कॉम्पोजिशन देख के समटाइम्स लोग जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं कि शायद इससे कोई नुकसान होगा। ऑलिव के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे यहाँ लोग कितने अवेयर्ड हैं। चलें ठीक है जी, अब ये भी समझ में आ गया इतना ऑयल है, इस दफ़ा निकला भी है। डॉक्टर साहब की बड़ी कोशिशें रहीं, कैप्टन महमूद साहब के साथ मिलके उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब भी किया। मुझ जैसे जो है वो बंदे को जिसको ऑलिव के बारे में सिरे से कोई मालूमात नहीं थी, मुझे भी शामिल किया और हमने इस हवाले से कुछ अभी वर्किंग भी स्टार्ट की है। स्पेशली थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वाइल्ड ऑलिव, जिसके ऊपर बड़ी कम रिसर्च हुई है पाकिस्तान में होते हुए। कुल मिला के 3 रिसर्च पेपर्स हमें लिटरेचर में मिलते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। आपका इतना बड़ा जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे उसका मौजूद है, कुदरती जंगलात की सूरत में बेसिकली ये है, और उसके ऊपर इतनी कम साइंटिफिक रिसर्च हो, ये बड़ा एक अलमिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर काम शुरू किया ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर। जल्द इंशाल्लाह इसकी हम जो रिपोर्ट्स होंगी वो शेयर भी करेंगे। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि जब हम इस ऑलिव की वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन का एक कंपोनेंट है ऑलिव ऑयल। अमूमी तौर पे जब हम किसी भी कंपोनेंट की, किसी चीज़ की अपने सिस्टम में यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसके ना 2 पोर्शंस को मद्देनज़र रखते हैं। एक होता है एडिबल पोर्शन, दूसरा कहलाता है नॉन एडिबल पोर्शन। अमूमी तौर पे एडिबल पोर्शन जो होता है ना, बड़ा
प्रीशियस टाइप का प्रोडक्ट कहलाता है कि ये खाने के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब इस खाने वाली चीज़ को अगर हम देखें तो ऑलिव का तो मेजर पोर्शन, फॉर एग्जांपल अगर 20% 25% ऑयल है तो वो तो इस्तेमाल में आएगा। बाकी जो 75% या 70% पोर्शन है उसका क्या बनेगा? वो जो नॉन एडिबल पार्ट है उसकी भी बहुत सारी यूटिलाइजेशंस हैं। मिसाल के तौर पे तेल का एक इस्तेमाल तो खाना पकाने में है। उसके बाद अगर आप इस ऑलिव ऑयल की यूटिलाइजेशन की बात करें तो फ्राइंग में फॉर एग्जांपल ये यूज़ होकर अगर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बायोडीज़ल हमारे यहाँ एनर्जी का एक बड़ा क्राइसिस है। बायोडीज़ल इसका एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दुनिया में इसको यही किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी रेस्टोरेंट से निकला हुआ ऑयल अथॉरिटीज़ पकड़ती नहीं है, वो दूसरे छोटे वाले ढाबों में ठेलों के ऊपर फ्राइंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, वो हम खुशी से लेके इस्तेमाल कर लेते हैं जी, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हालांकि उस ऑयल का दुनिया भर में रिक्वायरमेंट ये है कि जी वो दोबारा खाने के लिए यूज़ नहीं होना। उसके आप कोई भी चीज़ बना लें, आप उसकी बायोडीज़ल बना लें, अमूमी तौर पे बायोडीज़ल बड़ा अच्छा एक सोर्स बन जाता है, क्योंकि वो आग लगाने के और एनर्जी जनरेट करने का बड़ा अच्छा काम कर सकता है। खल इसका जो है इस्तेमाल होता है। इसका जो नॉन एडिबल पार्ट है खल, वो भी बहुत अच्छा चलाने के काम आ सकता है तेल निकलने के बाद। अच्छा, प्रॉब्लम पता है अभी भी क्या है? ऑयल निकल रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि हम अब बहुत सारी जगहों पे गए, मुलाकातें की, सिलसिला ये बना हुआ है कि जो मशीन इस वक्त अवेलेबल है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकालने के बाद जो खल पोमेस जिसको हम कहते हैं वो दे देती है। पोमेस जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 16% 18% तेल निकाल लिया तो अमूमन पोमेस में 8% तक ऑयल बाकी रहता है और उसकी कॉस्ट उससे थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि होता ये है कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है उसमें फिनोलिक्स और फ्लेवोनॉइड्स इनिशियल प्रोसेसिंग के अंदर बहुत अच्छे निकलते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन जाहिर सी बात है कि जो चीज़ बनेगी उसकी इम्पैक्ट बड़े अच्छे होंगे हेल्थ के ऊपर। सेकंड थर्ड ऐसा नहीं होता कि नुकसानदेह चीज़ हो गई, बस वो वाली अफादियत, न्यूट्रास्यूटिकल वाली अफादियत थोड़ी कम होती जाती है, तो पोमेस में वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अमूमन उस ऑयल को जो है वो लोग कहते हैं जी ये मालिश का तेल है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जी, ये भी एक मिथ आपको है बिल्कुल, कि पोमेस जो है ना उससे आप खाना ना पकाएं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही है जो एक्स्ट्रा वर्जिन की है, बस उसमें थोड़े से उन एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो गई जो शुरू में आ गए। एक्स्ट्रा वर्जिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्जिन में थोड़े कम होते हैं, पोमेस में और कम हो जाते हैं। उस पोमेस ऑयल का इस्तेमाल आज भी दुनिया भर में फ्राइंग के लिए और कुकिंग के लिए हर जगह हो रहा है जी। इस मकसद के लिए मैंने आईओसी का एक फोरम ज्वाइन किया जहाँ पे मुस्तकिल मुझे जो है वो उनकी अपडेट्स आती हैं, और वो इसी मकसद के लिए था कि जी इस काम को हम ऑयल को क्या पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल, कुक बुक्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ऑलिव ऑयल में ना सिर्फ खाना बनाया जा सकता है बल्कि बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत टेस्टी खाना तैयार होता है। वो और बात है कि हमारे यहाँ अभी तक ये सारी चीज़ें इस्टाब्लिश नहीं हुई हैं, तो एक थोड़ा सा अंदर का खौफ है कि क्या होगा। अच्छा, अब इस ऑलिव ऑयल के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, दुनिया की मशहूर तरीन ऑलिव और सोप तो कल हमने खरीदा है। एग्जैक्टली ऑलिव सोप हो गया, ऑलिव के कॉस्मेटिक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स जो है, जी जी, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है और बहुत यानी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के तौर पे ये जाना जाता है। प्लस जो उसका पोमेस बचता है आखिर में पोमेस ऑयल निकालने के बाद, वो एनर्जी का यानी फ्यूलिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो इसलिए हम उस खौफ में मुब्तला हैं कि आगे चल के ये क्या इंडस्ट्री बैठ तो नहीं जाएगी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट की अभी सपोर्ट मौजूद है और कल को वो सपोर्ट ख़त्म होती है तो क्या होगा। मेरा ख्याल है कि अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, जैसा मैंने तस्करा किया। जिस पार्ट का इस वक्त फुकदान है वो ये है कि इंडस्ट्री में होने वाली रिसर्च, जितनी इस वक्त दुनिया भर में ऑलिव के हवाले से रिसर्च जिन मुल्कों ने की, आज आप उनके प्रोडक्ट्स देखें दुनिया में नंबर 1 है। तो हमें भी अपने इस लोकल प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली वाइल्ड ऑलिव के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि शायद हम मोरक्कन गोल्ड की तरह पाकिस्तान गोल्ड भी कोई निकाल सकते हैं। और पिछले मेरा ख्याल है कि साल तक तो कोई वाइल्ड ऑलिव पे भी काम करने को तैयार नहीं था। ये तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि जिन्होंने पिछले साल इसके ऊपर कुछ वर्किंग की, मेरे पास भी लेकर आए, हमने उसको टेस्ट भी किया और फाइनली हमने उसका यही कंक्लूड किया कि नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इस साल जो है वो कैप्टन महमूद साहब ने कुछ रिपोर्ट्स सैंपल भेज के जो है वो इटली से टेस्ट करवाई, और जब मुझसे वो रिपोर्ट शेयर की तो अल्टीमेटली केमिकल कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि नॉर्मल ऑलिव ऑयल के अंदर और जो वाइल्ड ऑलिव ऑयल है उसमें कोई डिफरेंस हो।
और एंटीऑक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वाइल्ड ऑलिव की नेचर इस वक्त नॉर्मल ऑलिव से कहीं ज़्यादा है, और यही वजह है कि दुनिया भर में इसको एक प्रेशियस और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल काउंट किया जाता है। अब तो कामे बाला से सिर्फ गुजारिश इस बात की है कि ऑलिव के कल्चर में एकेडमिक्स को एक पार्ट बनाया जाए। आप जब तक इसको अपने एकेडमिक्स का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्यूरिकुलम का पार्ट नहीं बनाएंगे, स्पेशली नीम ट्री का तस्करा तो हमें मैट्रिक के जो है वो इंग्लिश की बुक में मिल जाता है। सकाती में पोएम लिखती थी जी जी, तो तो वो जैतून भी हमें इस तरह से कुछ लाना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि जी ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कल्चरल एसेट है और नेशनल हमारा एसेट है, और इस एसेट को जो है वो इस्तेमाल होना ज़रूरी है, और स्पेशली जब उसका ताल्लुक फूड से बन जाए तो मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ बचता नहीं है।